प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर हमने नहीं पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा, इंडेमिनिटी पढ़ा हमने, जहाँ पे रिस्क हो जाता है किसी तरीके का। हमने कहा क्या है, हम उस चीज़ को मान लो लोन आपने कितना पर्टिकुलर 10 लाख की इंश्योरेंस करवाई, पर लॉस कितना हुआ आपका, सिर्फ 1 लाख का, तो पैसा सिर्फ 1 लाख मिलेगा, तो वो इंडेमिनिटी है, वो होगा। गुड फेथ की बात है जहाँ पे आपको जो है पूरा कैसा होना चाहिए, हर एक बातें क्लियर कट। नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर फॉर श्योर, ठीक है। ये 3 है, ये हमने करे भी थे। हमने कहा था मैक्सिमम कितने प्रिंसिपल के, 6 के 6 प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड है। तो दिखती बात है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, 6 के 6 प्रिंसिपल दोनों पे एप्लीकेबल होंगे, तो लार्ज नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने चीज़ें जो करी थी प्रिंसिपल पर्टिकुलरली किसकी बात करी थी, इंश्योरेंस की, तो 6 के 6 एप्लीकेबल होंगे। और किसी क्वेश्चन पे डाउट है? बैंक इंश्योरेंस हम डिटेल में करेंगे। मैंने कहा था इंश्योरेंस अवेयरनेस के कुछ एक टॉपिक रहेंगे जो मैं लास्ट में कवर करवाऊंगी। पहले हम फाइनेंस स्टार्ट करें, बाकी जो बैंक इंश्योरेंस और थोड़े बहुत इंश्योरेंस अवेयरनेस और रिमेनिंग जो पोर्शन है एफएसडीसी, वो सब हम वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। आज जो मैं स्टार्ट करी वो क्या करवा रही हूँ, फाइनेंस। यानी कि अगर हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, फाइनेंशियल मार्केट को, तो उससे पहले कुछ एक टर्म होनी चाहिए जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ क्या चीज़ है, यानी कि सिक्योरिटी क्या होती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो अब देखो मेरे को क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। तो इसका मतलब मुझे कैपिटल यानी कि पैसा रेज करना पड़ेगा। मान लो कोई मेरे रिश्तेदार है, मैं उन्हें कहती हूँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मुझे थोड़ा बहुत फंडिंग कर दो, तो वो क्या है, मुझे पैसा दे देंगे। पर कोई भी पैसा आज की डेट में ऐसे तो नहीं दे देता है। अब बदले में क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेपर बना दिया मैंने, उसमें लिख कर दे दिया कि देखो ऐसा है कि मैं आपसे इतना पैसा ले रही हूँ, मैं आपको इतने टाइम पीरियड में रिटर्न करूंगी। तो ये क्या होगी, एक तरह की सिक्योरिटी होगी ना, कि मैंने इन रिटर्न आपको दे दिया। तो ये क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होता है, जिसमें आप डिफाइन कर लेते हो चीज़ों को। यानी कि सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरह की फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू आप रेज करते हो कि आपका कैपिटल किसके थ्रू, या तो पब्लिक से या फिर प्राइवेट मार्केट से। कितनी बातें समझ आ गई। और वो कैसी होगी, हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में रहेगी। तो इसे क्या कहेंगे हम, सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी 2 तरीके से हो सकती है, या तो सिक्योरिटी हमेशा इक्विटी के फॉर्मेट में होगी या फिर डेब्ट के फॉर्मेट में होगी। मान लो मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिख कर दिया कि मैं आपको इतने टाइम पीरियड में पैसा लौटा दूंगी, इसका मतलब मुझे पैसा अगर रीपे करना है तो वो क्या होगा, डेब्ट होगा, क्योंकि वो आपको लोन की फॉर्म में मिला है। क्या बातें समझ आ गई। पर हो सकता है मेरे रिश्तेदार ऐसे कहें कि तू मुझे वापस मत कर, ऐसा कर जो आप बिजनेस आप स्टार्ट करें उसमें मुझे हिस्सेदारी दे दो, यानी कि शेयर होल्डिंग दे दो, तो इसका मतलब इक्विटी हो गया। कितनी बातें समझ आ गई। सेम टाइम पे अगर मैं डेप्ट पे कर रही हूँ तो पहली बात मैं उस पे रेट पे क्या, प्रिंसिपल तो पे कर रही हूँ। मान लो मैंने 10,000 लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000, वो मैं पे कर रही हूँ। इस प्रिंसिपल पे और क्या पे कर रही हूँ, इस प्रिंसिपल पे मैं इंटरेस्ट भी पे कर रही हूँ। यहाँ मायने नहीं रखता मुझे उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, हर केस में मुझे जो है इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। पर अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में जो है क्या होता है आपका, इसको जो है हम एक तरीके से वो मनी लेते हैं जो कि मनी जनरेट हुआ है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है वो मनी जो कि जनरेट हुआ है, किस केस में, आपके प्रॉफिट के केस में। अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उससे जो मनी आता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो उसका डिविडेंड जाएगा किसको, आपके, जिससे आपने पैसा उठाया है। क्या सिक्योरिटी सबको क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पैसा उठाते हैं, यानी कि रेज करते हो कैपिटल को, चाहे वो कैपिटल जो है आपका प्राइवेट मार्केट से है चाहे वो आपका पब्लिक मार्केट से है। कितनी बातें क्लियर है। अब बात करी हमने सिक्योरिटी, तो 2 तरह से डिफाइन होती है, या तो इक्विटी होगी या फिर डेप्ट होगा। अगर आपका डेप्ट है, इसका मतलब जो पैसा आपने लिया है उसको आपको रीपे करना पड़ेगा। रीपे करना पड़ेगा, ओके है, ठीक है। बट वो रीपेमेंट पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज भी पे करना पड़ेगा।
चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे वो आपको लॉस हो। बट वही शेयर की बात करी तो हमने शेयर बोल रही सॉरी इक्विटी हमेशा शेयर की फॉर्म में होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम बात करें इक्विटी की, तो उन्होंने कहा हिस्सेदारी यानी कि शेयर होल्डिंग चाहिए। शेयर होल्डिंग में पैसा तभी मिलेगा जब आपको प्रॉफिट होगा। क्या इतनी बातें समझ आ गई? किसी को सिक्योरिटी में कोई डाउट तो नहीं है? अब हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, फाइनेंशियल मार्केट को। देखो फाइनेंशियल मार्केट को डिफाइन करना है तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है एक तरह का क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है। क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मान लो एक टाइम पे जो है पर्सन ऐसे भी होंगे जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, यानी कि क्या है, सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा। बट सेम टाइम पे मार्केट में ऐसे लोग भी तो है जिनके पास पैसा नहीं है, यानी कि क्या है, डेफिसिट है किस चीज़ का, आपके मनी का। तो ये जो आपके फाइनेंशियल मार्केट होते ये करते क्या है, ये सरप्लस मनी से जो है पैसा क्या करते हैं, आपका कलेक्ट करते हैं। पैसा कलेक्ट करेंगे तो इसी को जो है लेंड करेंगे, आगे देंगे किसको, आपके जिनके पास पैसे की क्या है, कमी है। कितनी बातें क्लियर होगी? इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में रिलेशन कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझना है, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को डिफाइन कर रहे हैं तो मैंने कहा इन्वेस्टर वो होंगे जो आपका पैसा लेंड करेंगे। इन्वेस्टर कौन होंगे, जो आपके पैसे को लेंड करेंगे, यानी कि ये कौन होंगे, आपके लेंडर्स होंगे। यानी कि ये लेंडर्स है तो ये पैसा किसको देंगे, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, आपके बैंक्स और कौन से हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, जो कि पैसा लेंड करेंगे, आगे देंगे किसको, आपके बोरोवर्स को। यानी कि ये कलेक्ट करने के बाद किसको देंगे, बोरोवर्स। अब बोरोवर्स कौन हो सकते हैं, देखो गवर्नमेंट को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट भी क्या होगी, आपकी एक तरह की बोरोवर होगी। उसके अलावा कंपनीज़ को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनीज़ और गवर्नमेंट क्या होंगी, आपकी बोरोवर्स होंगी। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही है? हमने अभी तक डिफाइन क्या किया, हमने डिफाइन किया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा अगर पैसा पड़ा है उससे हम उन्हें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद प्रोवाइड किनको करते हैं, जिनको ज़रूरत है किस चीज़ की, पैसे की। यानी कि इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच का एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन्वेस्टर वो होगा जो पैसा देगा किसको, फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट में क्या चीज़ें आएगी, या तो बैंक आ जाएंगे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर है? सेम टाइम पे बोरोवर कौन होगी, जिनको पैसे की ज़रूरत यानी कि गवर्नमेंट को भी होती है और कंपनीज़ को भी होती है। इतनी बातें समझ आ गई? अब हम जो नेक्स्ट चीज़ डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो है मार्केट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं किसको, हमारी मार्केट्स को, तो मार्केट्स जो है दो तरीके से डिफाइन होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कितने समय से जो है वो मार्केट में टिके हुए उस बेसिस पे, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, यानी कि उनके मार्केट में जो सेटलमेंट है वो कैसी है, स्ट्रांग है कि नहीं है, उस बेसिस पे। क्या बातें क्लियर होगी? एक हो जाएगा आपका कौन सा, टेन्योर के बेसिस पे, एक हो जाएगा सेटलमेंट के बेसिस पे। अगर हम बात करें टेन्योर के बेसिस पे तो इनकी फर्दर दो डिवीजन हो जाएगी। एक को हम कहते हैं मनी मार्केट। क्या कहते हैं, मनी मार्केट। एक को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। अब देखो मनी मार्केट में चीज़ें क्या होगी, मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है पर शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि मान लो मैं कोई कंपनी चलाना चाहती हूँ और मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि मैं फ़ंड रेज करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं, मुझे सिर्फ 4 महीने के लिए चाहिए जिसमें मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, यानी कि वो शॉर्ट पीरियड है, तो उसमें हमेशा मनी मार्केट से मैं पैसा उठाऊँगी। पर अगर मुझे लंबे समय के लिए चाहिए, मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है मुझे बहुत बड़ा, तो हमेशा पैसा कहाँ से उठाऊंगी, कैपिटल मार्केट से उठाऊंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उठाएंगे। कितनी बातें समझ आ गई? अब अगर हम डिवाइड करें कैपिटल मार्केट को, तो कैपिटल मार्केट की फर्दर दो डिवीजन होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मार्केट, एक हो जाती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। कौन सी मार्केट, सेकेंडरी। आगे जाके इसको हम और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, पर अभी तक के लिए इतना आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। क्या बातें समझ आ गई? अब देखो कैपिटल मार्केट लंबे समय के लिए। अब देखो इसमें एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो पहली बार चीज़ें कर रहा है वो प्राइमरी, यानी कि कोई पर्सन जिसके अपने शेयर है उसको फर्स्ट टाइम सेल कर रहा है,
तो वो प्राइमरी मार्केट होगा। और जो आपके प्रेजेंट है मार्केट में जो है क्या आपके शेयर उनका ट्रेड कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। क्या चीज़ें समझ आ गई? अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के बेसिस पे दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होती है आपकी फ्यूचर मार्केट। मैंने कहा ना आप लोगों को सेटलमेंट देखी जाती है, यानी कि आप ये देखोगे ना कि फ्यूचर में मार्केट कैसी बनने वाली है। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट। दूसरा टाइप हो जाएगा स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब आपने स्पॉट पे किस तरीके से जो है पैसे का यूटिलाइजेशन कर लिया, यानी कि स्पॉट मार्केट। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट। पर जो क्वेश्चन आएंगे आपका सिलेबस जो मेंशन है वो ये है, वो नहीं है। क्या बातें समझ आ गई? अब देखो हम डिटेल में कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनी मार्केट को। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मनी मार्केट। देखो अगर हम बात करते हैं मनी मार्केट के लिए तो यहाँ पे जो हम पैसा उठाते हैं ना, जो हम मनी रेज कर रहे हैं वो हमेशा कैसे टाइम पीरियड के लिए करेंगे, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए। अगर हम शॉर्टर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वो टाइम होना कितना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए अप टू 1 ईयर। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1 साल के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, उसे कहते हैं मनी मार्केट। अब दूसरी बात है यहाँ पे जो पैसा है वो जो है रेगुलेट कौन करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए मनी मार्केट को जो है रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। तो अगर किसी भी तरीके का अगर आपको पैसा चाहिए तो उसको रेगुलेशन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। अब यहाँ पे जो फंड्स जो है एलोकेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए। किसके लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट। अब इस ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब क्या है वो समझना है, ठीक है। अब मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया। मान लो प्लास्टिक की बनाने, प्लास्टिक की मुझे बकेट्स बनानी है। प्लास्टिक की अगर बकेट्स बनानी उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे पैसा उठाना पड़ेगा। तो वो पैसा मैं कहाँ से उठाऊंगी, मनी मार्केट से, क्योंकि मुझे पूरा साल नहीं, एक टाइम एक स्टॉक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 4 महीने के लिए पैसा उठाऊंगी, किससे, मनी मार्केट से। तो देखो 1 साल से कम पीरियड के लिए मुझे पैसा उठाना है तो वो वाला कैसा हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि मुझे कोई चीज़ को बनाना है उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो मनी मार्केट में कैसे होंगे आपकी फंड्स जो है हमेशा ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए मिलेगा, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ आ गई? मनी मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो पैसा मिलेगा वो हमेशा जो है लोन की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि डेब्ट की फॉर्म में मिलेगा, ना कि इक्विटी के फॉर्म में। यहाँ पे किसी भी तरीके की हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी प्रेजेंट नहीं होगी। बातें समझ आ गई? यहाँ हमेशा पैसा किसके फॉर्म में मिलेगा, लोन के फॉर्म में मिलेगा। जब भी लोन के फॉर्मेट में जो है पैसा मिलता है तो वहाँ पे जो है पब्लिक की पार्टिसिपेशन कम होती है। पब्लिक की पार्टिसिपेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पब्लिक की पार्टिसिपेशन कम है तो इसका मतलब क्या होगा, रिस्क भी कैसा हो जाएगा, लेस। तो मनी जो आपका जो मार्केट है यहाँ पे जो है कैसा रिस्क रहता है, लेस रिस्क रहता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आज से पहले पूछे गए हैं वो यही पूछते हैं कि मनी मार्केट को जो है रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई करता है। यहाँ जो पैसा मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलता है, तो हमेशा डेब्ट की फॉर्म में मिलता है। क्या बातें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे कंटिन्यू करूँ? अब नेक्स्ट चीज़ें होती है कि जो मनी मार्केट है इसमें जो है आपका पैसा किस तरीके से, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी फर्म्स है जो कि आपका मनी मार्केट को जो है रेस करती है, यानी कि पैसा रेस करेगी। तो आपको पता होना चाहिए। तो मनी मार्केट के जो है बेसिकली 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात, या तो जो है इशू कर सकती है कौन, आपकी गवर्नमेंट, यानी कि मनी मार्केट में जो है पैसा कौन इशू करवा सकता है, गवर्नमेंट। बातें समझ आ गई? गवर्नमेंट किस फॉर्म में करवा सकती है, टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल के फॉर्म में करवा सकती है। ट्रेजरी बिल नहीं होंगे तो आपके क्या हो सकते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल हो सकते हैं, जिसको सीएमबी कहते हैं। कौन से हो सकते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो सकते हैं। अगर कैश मैनेजमेंट बिल भी ना हो तो कौन से हो सकते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इन 3 तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है इशू करवा सकते हैं क्या, आपका कैपिटल, यानी कि रेस करवा सकते हैं कैपिटल, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, WMA कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो टी बिल कैसा है, मनी मार्केट से एसोसिएटेड है। इसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और यहाँ से अगर पैसा मिला तो हमेशा डेब्ट की फॉर्म में मिलेगा। क्या बातें समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है?
अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, इशू कर रहा है कोई फर्म। कौन कर रहा है, फर्म। फर्म का मतलब होता है कोई कंपनी। अगर कोई कंपनी जो है आपका मनी मार्केट में पैसा यानी कि रेज कर रहा है कैपिटल, तो वो हमेशा किसके फॉर्म में करेगा, तो आपको पता होना चाहिए सी पेपर के फॉर्म में करेगा। सी पेपर का मतलब होता है कमर्शियल पेपर। क्या मतलब होता है, कमर्शियल पेपर। आगे मैं इनको और डिटेल में करवाऊंगी, बस अभी सुनते जाओ, ठीक है, किस फॉर्मेट में, सी पेपर। अब देखो तीसरा केस क्या हो सकता है कि इशू करवाए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बैंक या फिर कोई भी फाइनेंस की कंपनीज यानी कि इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आपका जो है इशू करवाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या इशू करवाते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर ये नहीं करेंगे तो यही इशू करवाते हैं आपका कॉल मनी। क्या इशू करवाएंगे, कॉल मनी। तो ये इनके बेसिक चीज़ें हैं कि किस फॉर्मेट में आपका कैपिटल रेज करवाते हैं। अब एक एक चीज़ हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कौन से, टी बिल्स। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे टी बिल्स की, तो टी बिल्स का मतलब क्या होते हैं आपका, ट्रेजरी बिल्स। अब देखो ट्रेजरी बिल्स जो है हमेशा इशू कौन करेगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूज़ भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज़ करेगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई, तो इसको यूज़ कौन करेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब यहाँ पे जो है आपका जो चीज़ें होती है, यहाँ पे जो इशू किया जाता है उसको किया जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। किस पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे। अब इस डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है वो आपने अच्छे से समझना है। देखो चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा जब भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है ना, उसमें हम कहते हैं कि बेस ईयर 2011-12 को लिया है। यानी कि अगर 2011 में कोई चीज़, मान लो एक बिस्किट था, वो 5 रुपये का आता था, आज की रेट में 10 रुपये का आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका प्राइस 5 ही रखती है। बस गवर्नमेंट क्या है, उस कमोडिटी को बढ़ा के 1 की जगह 2 लिख दे देती है। यानी कि जो चीज़ 5 रुपये की तब आती थी एक ना, यहाँ पे इन्होंने 10 रुपये नहीं बनाया, उन्होंने 5 रुपये ही बेस प्राइस रखा, बस क्वांटिटी को आगे करके क्या लिख दिया, 2। क्या बातें क्लियर होगी। तो बेस प्राइस कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो होता क्या है, फेस वैल्यू क्या होता है, वही बेस प्राइस होता है। यानी कि किसी बंदे को चाहिए कितने पैसे, आपके 1000 रुपीज़। कितने रुपीज़ चाहिए, 1000। तो इन्होंने क्या कहा, अगर 1000 रुपीज़ चाहिए तो फेस वैल्यू कितना रहेगा आपका, 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि पैसा कितना बन जाएगा, 1000 रुपीज़। डिस्काउंटेड वैल्यू का क्या मतलब होता है, इन्होंने कहा वो क्वांटिटी तो 10 ही रहेगी, पर आपको जो पे करने हैं वो कितने करने हैं, 95 करने हैं। तो इसका मतलब आपका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 950। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ डिस्काउंटेड वैल्यू कम कैसे हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा तो आपका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, कम होगा। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो अमाउंट ज़्यादा होता। बट अगर ये गवर्नमेंट का टी बिल है तो इसका मतलब आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट इसमें पे नहीं करना पड़ता है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किस बिल में यानी कि किस आपके इंस्ट्रूमेंट में जो है आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो किस में नहीं करना पड़ता, टी बिल्स में, क्योंकि इसमें जो है डिस्काउंटेड क्या रहता है, आपका वैल्यू रहता है। कितनी बातें समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी बिल्स की। तो टी बिल्स की जो मैच्योरिटी है वो कितने टाइम पीरियड में होती है, तो इसकी मैच्योरिटी या तो 91 डेज़ में होती है, नेक्स्ट स्लैब 182 डेज़ में हो सकता है, इससे नेक्स्ट स्लैब 364 डेज़ का होता है। ठीक है, तो आपका टी बिल्स की मैच्योरिटी 91 डेज़ की भी होती है, 182 डेज़ की भी होती है, 364 डेज़ की भी होती है। डिपेंड करता है कि आपको पैसा कितने वक्त के लिए चाहिए। क्या सारी बातें समझ आ गई। और टी बिल्स जो है हमेशा इशू कौन करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या आगे कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू करने से पहले आप लोग मुझे बताओगे, मैंने शुरुआत करी, मैंने आपको कहा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमेशा दो चीज़ों में गारंटाइज करते, कौन कौन सी? इक्विटी और डेप्ट। बातें समझ आ गई। फिर उसके बाद मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, आपकी एक तरह का क्या है, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक तरह का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में क्या है, पैसा किससे लेते हैं हम, इन्वेस्टर्स से लेते हैं, यानी कि जिनके ज़रूरत से ज़्यादा पैसा प्रेजेंट है, फिर उसको आगे देते हैं किसको,
बोरोवर्स को, बोरोवर कौन कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है और कंपनीज। आपने मुझे बताना है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट कौन कौन है, बैंक हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि बजाज अलायंस हो गए, बजाज हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, ये सब कैसे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है आप लोगों के। क्या बातें समझ आ गई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया कि मार्केट कितनी तरह से डिफाइन होता है। तो हमने कहा एक होता है टेन्योर के बेसिस पे कितने लंबे समय से वो मार्केट में टिके हैं, दूसरा उनकी सेटलमेंट कैसी है। आपने मुझे बताना है टेन्योर के बेसिस पे कितने तरह से डिफाइन होता है, कौन कौन से। कैपिटल मार्केट, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट से। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो पैसा रेज किया वो किस फॉर्मेट में होता है, डेब्ट या इक्विटी। क्या इक्विटी होती है? किसी तरह की नहीं होती। देखो इक्विटी जहाँ नहीं होगी ना तो दिखती बात है लोगों का पार्टिसिपेशन वहाँ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि लोग समहाउ चाहते शेयर में जो है आपके जो शेयर यानी कि इक्विटी यानी कि हिस्सादारी हो उन लोगों का। बातें समझ आ गई? तो रिस्क भी कैसा हो जाएगा, लेस। अब आपने मुझे बताना है मनी मार्केट में जो है आपका पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट किन किन फॉर्म में करेगी, अभी तक एक किया ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल, इसको जो है यूज़ भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इसमें किसी तरह का डिस्काउंटेड वैल्यू होती है? डिस्काउंटेड वैल्यू है एक्चुअल से अगर फेस वैल्यू से कम है, क्यों है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना होता है आपको। क्या बातें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज़ें? ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल की। अब देखो जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है ना, ये भी समहाउ जो है किसके जैसा होता है, आपका टी बिल्स के जैसे होता है। यानी कि इसमें भी क्या होता है, कैपिटल को रेज करते हैं यानी कि टी बिल्स की तरह ही करते हैं, पर यहाँ पे जो होता है जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो लेस देन 91 डेज होता है। किससे लेस होता है, 91 डेज से लेस होता है। वहाँ कितना था, 91 था, 182 था और 364 के स्लैब में डिफाइन किया था। अगर ये भी समहाउ टी बिल के जैसा है तो यहाँ पे भी डिस्काउंटेड वैल्यू ही होगी। क्या बातें समझ आ गई? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इशू करने का मेन कारण क्या है। मान लो आपके मार्केट में जो है टेम्परेरी मिसमैच हो रहा है किसका, आपके कैश फ्लो का। अगर टेम्परेली मिसमैच हो रहा है कैश फ्लो का तो उस केस में जो है हम क्या इशू करवाते हैं, आपका कैश मैनेजमेंट बिल करवाते हैं। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में और इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 91 डेज, यानी कि 91 डेज से कम पीरियड के लिए आपको जो है पैसा रेज होता है। क्या बातें समझ आ गई? कोई डाउट यहाँ तक कैश मैनेजमेंट बिल में? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। कौन सा हो जाएगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो हमेशा कैसे, लोन की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि ये क्या है, एक तरह की आपकी लोन की फैसिलिटी है। लोन की फैसिलिटी है तो यहाँ पे लोन जो है किस किस को मिलेगा, तो लोन जो है यहाँ पे आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। किस किस को मिलेगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। किस केस में, आपके वेज एंड मीन्स एडवांसेस में। इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था कब, आपके 1997 में। अब इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो दो तरह से डिफाइनेबल है। अगर मान लो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है इसका टेन्योर्ड यानी कि टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड 90 डेज़ के अंदर हो जाता है तो इसका मतलब आपको देखो कभी भी हो जितने टाइम के लिए आपने पैसा उठाया उसके बाद पैसा भी तो देना है, उस पर इंटरेस्ट भी तो देते हो। यानी कि मान लो आपको 90 दिन हो चुके हैं तो आप जो इंटरेस्ट रेट पे करोगे ना तो वो किस उस पे पे करोगे, तो एग्जिस्टिंग रेपो रेट, यानी कि इस टाइम जितना रेपो रेट चल रहा है उस हिसाब से आप क्या पे करोगे, आप इंटरेस्ट पे करोगे। क्या बातें क्लियर हो गई? अब देखो चीज़ें मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है वो समझो। रेपो रेट का मतलब होता है जब आपका आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसकी कुछ एक परसेंटेज जो है फिक्स्ड होती है। याद रखना हर साल फिक्स की जाती है। रेपो रेट कितना, रिवर्स रेपो रेट कितना। तो इसका मतलब रेपो रेट जो है आरबीआई ने फिक्स करी होती है जब वो लेंड करता है लोन किसको, आपके कमर्शियल बैंक्स को।
तो इसका मतलब जब आपके 90 दिन कंप्लीट हो जाएगी तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो कितने के बराबर करना है, जितना आपका रेपो रेट एग्जिस्ट कर रहा है उतने के बराबर। क्या बातें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर मान लो आपको 90 दिन से ज़्यादा के लिए आपने कैपिटल रेज करवाया है तो उस केस को क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो आपने याद रखना है जब भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह का लोन उठाती है, लोन उठाने के बाद जो है 90 दिन से ज़्यादा वक्त हो जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा वक्त के लिए लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब ओवरड्राफ्ट में अब दिखती बात है, ज़्यादा के लिए ले रहे हैं तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि जितना आपका एग्जिस्टिंग रेपो रेट है वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, पर उसके ऊपर 2% एडिशनल चार्ज भी पे करना पड़ता है। कितनी बातें सबको समझ आ गई? मैंने कहा रेपो रेट के ऊपर कितना एडिशनल चार्ज? 2% एडिशनल चार्ज भी पे करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे प्रोसीड करूँ? ठीक है, अब देखो फर्म्स की बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारे किसके? गवर्नमेंट सेक्टर के। इतनी बातें सबको क्लियर है ना? अब जो हम बात कर रहे हैं किसकी, वो आपके जो है मनी मार्केट में जो है इशू कर रहा है कौन? पर्टिकुलरली आपके फर्म्स। फर्म्स का मतलब क्या हो जाएंगे? जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सब भी तो इशू करवा सकते हैं आपकी। फर्म्स हमेशा मैंने कहा किस फॉर्म में करवाती है? सी पेपर। सी पेपर का मतलब होता है कमर्शियल पेपर। अब देखो होता क्या है, ये कमर्शियल पेपर में होता क्या है, आपका जो है एक तरह का प्रॉमिसिंग नोट होता है। क्या होता है? एक तरह का प्रॉमिसिंग नोट होता है। अब देखो आपने क्या है, एक प्रॉमिसिंग नोट बना दिया, लिख दिया कि देखो मैं ऐसा ऐसा है, मैं आपसे पैसा उठा रहा हूँ, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये क्या एक तरह का अनसिक्योर्ड है ना, क्या पता है कि इसमें आपको पेमेंट होगी या नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा है? आपका अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट है, जिसमें आपको रिस्क कैसा रहेगा? हाई रिस्क रहेगा। तो सी पेपर में रिस्क कैसा रहता है? हाई रहता है, क्योंकि इसमें अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट होता है। क्या बातें क्लियर होगी? अब देखो इसको भी इशू किया जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। किस पे इशू किया जाता है? डिस्काउंटेड वैल्यू पे। जो भी चीज़ें डिस्काउंटेड वैल्यू पे होती है उस पे इंटरेस्ट रेट नहीं होते हैं। बातें समझ आ गई? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जो है इशू किया जाता है इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, यानी कि 5 लाख के मल्टीपल में जो है इसको इशू किया जाता है। यानी कि 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 15 लाख, 20 लाख, यानी कि पर मल्टीपल किसके होंगे? 5 लाख के होंगे। पर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? सी पेपर इज इशूड इन द मल्टीपल ऑफ, आपको 1 लाख भी दिया होगा, 2 लाख भी दिया होगा, 3 भी दिया होगा, 5 भी, तो आपको पता होना चाहिए किसके मल्टीपल में? 5 लाख के मल्टीपल में जो है इशू किया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मैच्योरिटी पीरियड। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड ऑलमोस्ट जो है 15 दिन से लेके 1 साल के बीच में रहता है। 15 डेज से कितना? 1 ईयर। बातें समझ आ गई? तो ये है हमारा क्या? सी पेपर। यहाँ से क्वेश्चन बनने कैसे, वो भी मैंने आपको डिफाइन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि मनी मार्केट में अगर जो है कोई फर्म जो है इशू कर रही है किसी भी तरीके का, क्या रेज करवा रही है कैपिटल, तो किस फॉर्म में करवाएगी? तो हमेशा करवाएगी सी पेपर के फॉर्म में। सी पेपर कमर्शियल पेपर होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज दे देंगे, उसमें कहेंगे किसमें जो है आपकी जो है डीवी, यानी कि आपकी जो है डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, तो आप आंसर कर सकते हो। सी पेपर में भी हो सकती है। कई बार ये दे सकते हैं किसमें नहीं हो सकती है, 3 ऑप्शन सही होगी और 1 गलत होगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? सी बिल हमेशा जो है इशू होते हैं, पर किसके मल्टीपल में? तो 5 लाख के मल्टीपल में इशू होते हैं। इनका टेन्योर यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 दिन से लेके 1 साल के बीच में है। मिनिमम 5 दिन के लिए पैसा उठा सकते हो, मैक्सिमम 1 साल के लिए उठा सकते हो। क्या बातें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ रहा है? देखो थोड़ा फाइनेंस है मुश्किल, आई अंडरस्टैंड। इंश्योरेंस थोड़ा आसान है, फाइनेंस थोड़ा हटके है, तो ये चीज़ को समझना तो पड़ेगा। आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग रहेगा, नेक्स्ट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाएंगे तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वही है किसने पैसा दिया किसने उठाया, बस वो सब चीज़ें हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है? तो कोशिश करो थोड़ा समझने की। यहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से होंगे, ठीक है? बस मेन बात है कि अगर आपको चीज़ें समझ आ गई तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट जो है इशू कर रहा है कौन? आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर इशू कर रहा है कौन? आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया? आपके बैंक्स हो गए,
बैंक्स नहीं होंगे तो कोई ना कोई फाइनेंस के इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो है मैंने कहा सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस फॉर्म में इशू करवाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बॉन्ड की फॉर्म में जो है इशू करवाता है कौन, बैंक। तो बॉन्ड की फॉर्म में क्या करवाते हैं, इशू करवाते हैं कौन, आपके बैंक्स। किसको देंगे, डिपॉजिटर ऑफ फंड्स। यानी कि मैंने अगर पैसा उठाया है तो कल दिन मुझे पैसे भी तो वापस करने, तो मैं क्या हो गई, डिपॉजिटर हो गई ना। तो मुझे जो है बैंक हमेशा किसके फॉर्म में देगा, बॉन्ड यानी कि लोन के फॉर्म में देगा। क्या बातें समझ आ गई। अब इसमें क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड रहता है 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में। कितने से, 7 डेज से लेके 1 ईयर के बीच का जो है टाइम पीरियड रहता है। अब याद रखना है यहाँ पे जो मनी इशू किया जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 1 लाख होगा। किसका मल्टीपल होगा, 1 लाख का। और मिनिमम वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी वो आपको पता होना चाहिए, 25 लाख रहेगी। 25 लाख के बाद वो चीज़ 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, पर याद रखना मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 लाख होनी चाहिए। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब देखो चीज़ें क्या है, मान लो एक बैंक है जिसका नाम क्या है, पीएनबी। इनसे क्या है, मैंने क्या है, परचेज कर लिया। क्या आपका कैपिटल रेज करवाने के लिए पैसा तो लेना पड़ेगा, तो मैंने इनसे परचेज कर लिया क्या, इनका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो पर्सन है, जिससे नाम रख लो, कोई भी मेरा ही नाम रख लो, मैंने परचेज कर लिया। अब मान लो कुछ टाइम तक मैंने रख लिया, क्योंकि मैंने कहा मिनिमम 7 दिन मैक्सिमम 1 साल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ये चीज़ को सोचा तो मुझे लगा यार नहीं, मुझे अब इसको नहीं रखना, मैंने जितना रेस करवाना था मैंने उतना करवा लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सेल आउट कर सकती हूँ शेयर होल्डिंग के फॉर्म में। यानी कि मान लो मैंने इसको क्या करवा दिया, आगे नेक्स्ट सेल करवा दिया। तो सेल कहाँ करवाऊंगी, अगर मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है तो मनी मार्केट में ही सेल करूंगी। तो मैंने क्या करा, इसको मनी मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल कर दिया किसी और नए पर्सन को, मान लो पर्सन का नाम कोई रवि है, ठीक है। अब देखो ये पर्सन को मैंने क्या कर दिया, सेल। इसका मतलब पीएनबी जो है अपना जो अमाउंट की रिकवरी है अब वो किससे करेगा, इससे करेगा, क्योंकि इसने इसके बदले में मुझे पैसा दे दिया है। क्या बातें समझ आ गई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। इसका मतलब जितना मैंने पैसा उठाया उसमें मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है, और उसको आगे सेल आउट भी कर लिया, अपने सर से टेंशन भी हटा दी। तो इसका मतलब समहाउ जो है अब पीएनबी जो है रिडीम करेगा अपना मनी किससे, आपके रवि से। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। पर मेन बात है इनका मैच्योरिटी पीरियड ही पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट इसका वो रह गया, वो है कॉल मनी। क्या हो जाएगा, कॉल मनी। अब देखो कॉल मनी का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है बैंक को भी जो है पैसा चाहिए होता है डे टू डे के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि मान लो एक्सिस बैंक है। अब देखो बैंक्स के पास जो है इनफ्लो ज़रूरी नहीं है हर टाइम ज़्यादा हो, कभी ना कभी बैंक्स को भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। मान लो एक्सिस बैंक को पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा ले रहे हैं किससे, आपके HDFC बैंक से। अगर इन्होंने HDFC बैंक से पैसा लिया है डे टू डे बेसिस पे, इसे हम कहते हैं कॉल मनी। क्या कहते हैं, कॉल मनी। तो कॉल मनी का मतलब क्या होता है, जहां बैंक जो है पैसा करता है बोरो दूसरे बैंक से डे टू डे बेसिस पे, उसे क्या कहते हैं हम, कॉल मनी। इसका मतलब इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 दिन से लेके 14 डेज़ के बीच में रह सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कई बार हो सकता है वो 1 दिन के लिए हो, कई बार हो सकता है 14 डेज़ के लिया गया हो। कितनी बातें क्लियर होगी। वहीं अगर आप इंटर बैंक लिक्विडिटी की बात करो, किसकी बात करो, इंटर बैंक लिक्विडिटी। इंटर बैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 अलग अलग बैंक जो है एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग है, एक एक्सिस है, दूसरा कौन सा, HDFC। देखो इसमें जो है कॉल मनी मार्केट को जो है 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। कितने तरीके से, 3 टाइप से। तो कॉल मनी मार्केट में जो है 3 टाइप से डिफाइन कैसे करोगे, एक को आप कहोगे कॉल मनी, क्या कहोगे, कॉल मनी। एक को कहोगे आप नोटिस मनी, और जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है उसे क्या कहोगे आप लोग, टर्म मनी। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपने डे टू डे बेसिस पे अगर आपने सिर्फ 1 दिन के लिए पैसा उठाया उसे कहते हैं कॉल मनी। अगर आपने 1 दिन से ज़्यादा के लिए और 14 डेज से लेस पीरियड के लिए किया है तो उसे कहते हैं नोटिस मनी। अगर आपने 14 डेज से अबव के लिए करा है तो उस केस को क्या कहते हैं हम, टर्म मनी कहते हैं।
क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? देखो, जो चीज़ें हमने अभी तक कर लिया है उसको एक बार फिर से मैं डिस्कस करवा रही हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ सोचना है, ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान से फोकस करते हुए कहना है। अभी तक हमने क्या कहा? हमने बात करी मनी मार्केट की। मैंने कहा मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ आपको शॉर्टर पीरियड के लिए पैसा चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए पर ज़्यादा वक्त के लिए नहीं चाहिए, थोड़ा वक्त के लिए। यानी कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए चाहिए, बाकी मेरे पास सब कुछ है। तो इसका मतलब मुझे लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े वक्त के लिए चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रेगुलेट कौन करता है? हमेशा अगर पैसा मिलेगा तो किसकी फॉर्म में मिलेगा? डेब्ट के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर इक्विटी के फॉर्मेट में हो तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका डिविडेंड भी ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा नहीं होने वाला। बातें समझ आ गई? फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने कहा जो मनी मार्केट होता है पर्टिकुलरली, इस मनी मार्केट में जो है 3 तरीके से जो है पैसा आप जो है रेज करवा सकते हो, या तो गवर्नमेंट के थ्रू, या किसी फर्म के थ्रू, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अगर गवर्नमेंट के थ्रू करोगे तो 3 तरीके से। गवर्नमेंट किस किस उससे करेगी? टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। हमने बात की टी बिल्स की, हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल आपका नहीं होता। बातें समझ आ गई? फिर हमने बात की टी बिल्स में हमेशा कैसी वैल्यू आपकी ली जाती है? आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट आप पे नहीं करते हो। बातें क्लियर है? टी बिल्स के बारे में हमने मैच्योरिटी पीरियड किया, हमने कहा 91 डेज। अब देखो एक चीज़ है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। 91 का डबलिंग करते जाओ, कितना हो जाएगा? 182। इसकी डबलिंग करो, कितना हो जाएगा? 364। तो इस तरह से डबलिंग पीरियड पे है। बातें समझ आ गई? तो इस तरीके से याद करना है इनका मैच्योरिटी पीरियड। फिर आगे कैश मैनेजमेंट बिल। मैंने कहा समहाउ ये भी टी बिल्स की तरह है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है। इसमें भी क्या है? आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू को लिया जाता है, पर एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने आपको कहा था, इसको जो है इशू करवाते हैं कैसे? मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए? लेस देन 91 डेज। और इसको इशू इसलिए करवाते हैं अगर मान लो किसी भी तरीके का जो है टेम्प्रेरी मिसमैच हो रहा है कैश फ्लो में, यानी कि मार्केट में जो है कैश फ्लो की दिक्कत होगी टेम्परली, उसके लिए इशू करवाते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। बातें समझ आ गई? लास्ट हमने क्या? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। उसमें हमने कहा हमेशा लोन के फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। लोन फैसिलिटी जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, इसको स्टार्ट करवाया गया 1997 में। बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर हमने किया फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स हमने कहा एक तरह का जो है पेपर, यानी कि सी पेपर जिसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, जो कि हाईली क्या है? अनसिक्योर्ड है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग नोट होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो फॉर्म्स है उससे कोई भी नहीं कैपिटल रेज करवाता, बहुत कम। यानी कि ज़्यादातर लोग या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करवाते हैं या गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग के थ्रू करवाते हैं। क्या बातें समझ आ गई? जिसमें बेनिफिट दिखता है उसी से करवाओगे। फिर हमने बात किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा ये 2 तरीके से कराता है, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा होता है कॉल मनी। पहले में बैंक जो है आपको पैसा देगा बॉन्ड की फॉर्म में। अब मान लो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और एक चीज़ जो मैंने नहीं कही वहाँ पे वो ये है कि उनका जो फॉर्मेट होता है वो डीमेटीरियलाइज्ड होता है। कैसा होता है आपका? डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्मेट। डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्मेट का मतलब होता है हर एक चीज़ ऑनलाइन फॉर्मेट में अगर आपको मिल जाए उसे कहते हैं डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्मेट। क्या बातें समझ आ गई? इंश्योरेंस में रिपोजिटरी कहते हैं, फाइनेंस में उसको डीमेटीरियलाइज्ड क्या कहते हैं? फॉर्मेट। किसको कहोगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। तो उसमें जो है आपको जो है ऑनलाइन रिसिप्ट रिलीज हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्मेट कहते हैं। और इनका टाइम पीरियड कितना रहता है? इनका टाइम पीरियड रहता है 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में। फिर हमने बात की कॉल मनी। हमने कहा एक बैंक जो है बोरो करता है दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसा, यानी कि हमने एक्सिस बैंक और HDFC का एग्जाम्पल लिया, उसे हम क्या कहते हैं? आपका कॉल मनी। अब जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक पे करेगा किसको? जिससे उसने जो है पैसा उठाया, उसे कहते हैं कॉल मनी रेट। क्या कहते हैं? कॉल मनी रेट। तो पेपर में पूछा भी तो जा सकता है कॉल मनी रेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो इंटरेस्ट का पैसा जो कि आपने क्या है पर्टिकुलरली कॉल मनी के टाइम पे उठाया, तो उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी रेट कहते हैं। उसका टाइम पीरियड जो है 1 दिन से लेके 14 डेज़ के बीच में रहता है। अगर हम इंटर बैंक की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तो उसमें 3 तरह से डिफाइन होता है कॉल मनी मार्केट।
पहला कॉल मनी, दूसरा आपका नोटिस मनी, तीसरा आपका टर्म मनी। तो कॉल मनी में हमेशा एक दिन के लिए उठाते हो पैसा, अगर एक दिन से 14 दिन के बीच के लिए तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। टर्म मनी यानी कि 14 दिन से ज़्यादा के पीरियड के लिए। बातें क्लियर है? कैपिटल मार्केट में स्टार्ट करी हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हो? चीज़ों को थोड़ा समझो, ठीक है? ज़्यादा मैं आप लोगों को करवाऊंगी भी नहीं, आज सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को कैपिटल मार्केट की हिंट देनी है। कल के लेक्चर में करवाऊंगी तो कल आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या लेना देना है फाइनेंस के साथ, ये सब हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है? तो आज जो हम लास्ट वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैपिटल मार्केट। अब देखो कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो समहाउ जो कैपिटल मार्केट है यहाँ हम पैसा जो है लॉन्गर टर्म के लिए उठाते हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा उठाते हैं। 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा उठाते हैं तो दिखती बात है आरबीआई तो इसको रेगुलेट नहीं करेगा, तो इसको रेगुलेट कौन करता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको रेगुलेट करता है कौन? आपका सेबी। कौन करता है? सेबी। बातें समझ आ गई? देखो जब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ आपको बताऊंगी कि सेबी का पैनल 10 का होता है। सिमिलरली जो है आपका आरबीआई का पैनल 21 मेंबर का होता है। एक एक चीज़ मैं डिटेल में करवाऊंगी, उसके लिए एक दिन रखा है मैंने, लास्ट डे, ठीक है? अगर आप लोग अर्लियर कहोगे तो पहले वो करवाऊंगी। अभी देखो ये फाइनल फिलहाल ये कर लो, एफएसडीसी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, वो कर लो। मुझे 2 लेक्चर चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैंने समहाउ वही सम अप करना है। कितनी बातें समझ आ गई? तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करेगा? आपका सेबी करेगा। वहाँ हमने कहा जो फंड्स रिलीज हुए थे ना, वो किसके लिए हुए थे? ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए। यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है, फर्म है, उसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए, पर यहाँ पे जो आप रिलीज़ करवा रहे हो वो आप कैसे करवा रहे हो? कैपिटल एसेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कैपिटल एसेट की डेवलपमेंट। तो मैंने कहा वहाँ सिर्फ आपको फैक्ट्री के अंदर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, यहाँ तो आपको पूरी फैक्ट्री बनानी है, ठीक है? अगर आपको पूरी फैक्ट्री बनानी है तो 1 साल में तो नहीं बनेगी, उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए। तो यहाँ जो फंड होगा वो कैसा होगा? कैपिटल एसेट डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। क्या बातें क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जहाँ आपको एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसे क्या कहते हैं? हम कैपिटल एसेट कहते हैं। और एसेट क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी होती है। जब आपको प्रॉपर्टी डिराइव करना है तो पैसा और टाइम दोनों लगता है, तो उस केस में हम हमेशा कैसा पैसा उठाएंगे? कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे। बातें क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो हमने बात की थी, जब हमने मनी मार्केट की बात की, मैंने कहा हमेशा वहाँ पे डेप्ट की फॉर्म में मिलता है, पर यहाँ पे कैपिटल मार्केट में जो है डेप्ट की फॉर्म में नहीं, यहाँ डेप्ट और इक्विटी दोनों की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि देखो अब आपका बिजनेस है, अच्छा खासा चलेगा, और 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर वो पैसा दे रहे तो समहाउ वो चाहेंगे ना कि उनका शेयर भी हो उस चीज़ में। अगर कम समय के लिए दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विटी चाहेंगे, पर अगर वो ज़्यादा वक्त के लिए दे रहे हैं और आपका जो है बिज़नेस प्रॉफिटेबल है तो डिविडेंड तो चाहेंगे उससे। तो इसका मतलब कैपिटल मार्केट में हमेशा डेप्ट और इक्विटी दोनों के फॉर्मेट में मिलता है क्या? आपको पैसा। बातें क्लियर होगी? वहाँ मैंने कहा पब्लिक पार्टिसिपेशन लेस है। क्यों लेस है ये भी मैंने डिफाइन किया, क्योंकि वहाँ हमेशा कर्ज की फॉर्म में पैसा मिलता है, और लोग कई बार कर्ज यानी कि डेप्ट चाहते नहीं है, लोग इक्विटी भी चाहते होते हैं। क्यों? उन्हें समहाउ कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल जाएगा। अगर अच्छा चल जाएगा तो आपके सर से बोझ कम है कि आपको कर्जा देना है, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिटेबल अमाउंट ले जाएंगे। तो पर यहाँ पे क्या है, इसीलिए वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, पर यहाँ लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि यहाँ इक्विटी और डेप्ट दोनों के फॉर्म में पैसा मिल रहा है। बातें समझ आ गई? तो यहाँ पे जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा? आपका हाई रहेगा। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन हाई है तो रिस्क भी कैसा हो जाएगा? आपका हाई हो जाएगा। तो जहाँ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, ये एक बेसिक रूल है मार्केट का, जहाँ भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा। अब मान लो एक केस ले लो, सब्जी मंडी में गए हो, सब्जी मंडी में रश कम है, तो वहाँ इंसान को धोखा नहीं लगेगा। क्यों? उसे पता है मैंने 40 रुपये की चीज़ बेची है तो मुझे 40 ही लेना है। रश ज़्यादा है, किसी से 40 रुपये लेना ही भूल गया, तो इसका मतलब अगर रश ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, रश कम है तो रिस्क भी कम होगा। क्या बातें सबको समझ आ गई? ठीक है, तो हमेशा सब्जी मंडी का एग्जाम्पल ले लेना, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट तो मार्केट है ना। चलो ठीक है, अब देखो कैपिटल मार्केट मैंने आपको कहा था 2 तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है। एक मैंने कहा था क्या कहते हो, प्राइमरी मार्केट कहते हो, दूसरी मार्केट को आप क्या कहते हो? आपका सेकेंडरी मार्केट। तो देखो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है।
मैंने आपको कहा था प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, समहाउ आप जो है फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हो। सिक्योरिटीज को सेल करना मतलब अपनी इक्विटी यानी कि शेयर को सेल करना। पर यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है आपकी क्या सिक्योरिटीज, उन्हीं का फर्दर क्या करते हो आप, ट्रेड करते हो। यानी कि प्रेजेंट सिक्योरिटी को फर्दर क्या करते हो, ट्रेड, यानी कि ऑलरेडी उन्हीं शेयर को उठा रहे हो जिनमें जो है प्रॉफिट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है, जो आपके शेयर थे उनको फर्स्ट टाइम उतारे हो आप मार्केट में सेल के लिए, तो उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे जो है कंपनी जो है डायरेक्टली सेल करता है किसको, आपके इन्वेस्टर को, यानी कि डायरेक्टली किसको बेच देगा, इन्वेस्टर को। पर यहाँ पे जो है एक इन्वेस्टर जो है बेच देगा किसको, आपके दूसरे इन्वेस्टर को। यानी कि समहाउ यहाँ पे जो है कंपनी डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे, आपके इन्वेस्टर से। पर यहाँ पे जो है एक तरह का बहुत बड़ी चेन बन चुकी है मार्केट की, यानी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस की। यानी कि एक ने प्रॉफिट कमा लिया, उसने सोचा बस अब मेरे बस का नहीं है, दूसरे को बेच दो, तो वो सेकंड इन्वेस्टर को सेल आउट करेगा। पर अगर यहाँ की बात करो तो कंपनी ही डिसाइड करेगी कि प्राइस कितना होगा। अब देखो उसे शेयर बेचना है तो कंपनी अगर डायरेक्ट इन्वेस्टर को बेच रही है तो कंपनी कहेगी ना कि यार प्राइस कितना होना चाहिए जिस पे मैं सेल आउट करूंगा। पर यहाँ पे देखो क्या है, मार्केट का रोल होगा। मार्केट कहेगा कि आपको किस प्राइस पे बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस आपके मार्केट में कैसा है, प्रॉफिटेबल है। यानी कि एक से दूसरे के पास जा रहा है तो दिखती बात है प्रॉफिटेबल है, तो मार्केट का रोल है। तो यहाँ पे जो है आपका मार्केट डिसाइड करेगा कि प्राइस कितना है, यहाँ आपके कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका प्राइस कितना होगा। कितनी बातें समझ आ गई। अगर अब बात करो कैपिटल मार्केट की, तो यहाँ भी दो तरीके से इशू होता है, एक गवर्नमेंट करती है, एक इक्विटी के फॉर्मेट में होता है। इक्विटी यानी कि आपकी कंपनीज करेगी। बातें समझ आ गई। अगर आपकी गवर्नमेंट अगर करती है उसे कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी। क्या कहते हैं हम, डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट ही खुद क्या करती है, रिपेमेंट करती है। यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकते हैं डेटेड सिक्योरिटी। हमने कहा टी बिल हमेशा आपकी कौन इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर डेटेड सिक्योरिटी कौन करती है, आपकी सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट के केस में हम इसको स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। क्या बातें समझ आ गई। लास्ट हो जाएंगे आपके सोवरन गोल्ड बॉन्ड। अब इस सोवरन गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड की, देखो सोवरन का मतलब क्या होता है, जहां चीजें जो है इकट्ठी यूनाइटेड रहे उसको सोवरन कहते हैं। ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या है, सबसे पहली बात होती है, अगर डेटेड सिक्योरिटी के टाइम पीरियड की बात करो तो 5 से लेकर 30 साल के बीच में रहता है। और जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड का टाइम पीरियड है वो 10 और 8 ईयर्स डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड को लाने का गवर्नमेंट के पीछे गवर्नमेंट का रीज़न क्या है। देखो इंडिया कहीं ना कहीं समहाउ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, आपके गोल्ड पे। इसीलिए गोल्ड का क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखो इंपोर्ट यानी कि दूसरे कंट्री से अगर आप गोल्ड लेकर आ रही है, यानी कि ज्वेलरी कितना ज़्यादा वेयर करते हैं लोग। इंडिया बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है किस पे, आपकी गोल्ड मार्केट पे। इसका मतलब कोई चीज़ अगर आप इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री से ला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि पत्थर के फॉर्म में ला रहे हो पत्थर पहनोगे, नहीं, उस पर मेकिंग चार्जेस भी तो लगते हैं। अगर आप इंपोर्ट करके लाए हो तो उस पर इंपोर्ट का टैक्स लगेगा, यानी कि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लिवाई होगा। अगर ये दोनों टैक्स लिवाई होंगे तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए तो इंडियन मार्केट में एक्सपेंसिव है ना। वहीं आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, ऑलमोस्ट हाफ रेट्स पे बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है इंपोर्ट कॉस्ट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट को किसी तरह का टैक्स लिवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर है उसके। और इंडिया डिपेंडेंसी है उस पर, तो दिखती बात है इंपोर्ट करके लाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, वो भी एक नहीं डबल टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, साथ में मेकिंग चार्जेस भी देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, सोवरन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करें, जिसकी वजह से क्या हो, हम क्या करना चाहते हैं, एक तरह का पेपर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना आपके पास गोल्ड प्रेजेंट है क्यों ना उसको जो है आप अपने बैंक्स में जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लो। रखते ही हो, सिक्योरिटी के फॉर्म में रखते हो तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर क्या है लोन भी ले सकते हो। लोन लेना मतलब बॉन्ड ना, तो इसका मतलब आप क्या पैसा ले सकते हो उस पर। तो गवर्नमेंट ने जो है समहाउ डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करने के लिए और आपके लिए कैपिटल रेज करने के लिए क्या इशू करवाए, आपके सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स करवाए।
इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट के दो एस्पेक्ट है, वो आपका क्या है, रिड्यूस करवाना चाहते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले तो कंजम्पशन को रिड्यूस करवाना चाहते हैं। किसको रिड्यूस करवाना चाहते हैं? कंजम्पशन को। कंजम्पशन के बाद जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को भी जो है क्या करना चाहते हैं, कम। आपको एक चीज़ है, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी। आपने सुना होगा, सुना क्या, ये जेन्युइन सा केस है। कई बार क्या होता है, जो ऑयल मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 120 चल रहा होता है, सेम टाइम पे गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको 100 रुपीज़ में देंगे। ऐसा नहीं है कि वो सस्ता हो जाता है, गवर्नमेंट बराबर टैक्स पे करती है, पर देखो पर कैपिटा इनकम तो फिक्स होता है ना आपका, कि पर इंसान के हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए। तो अगर 9,781 रुपीज़ है पर मंथ का कैपिटा इनकम, तो इसका मतलब एक बंदा अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकता है अगर उसके पास इतना पैसा प्रेजेंट है मंथ के एंड में। तो इसका मतलब ये 9,781 रुपये अगर हम बात कर रहे हैं, क्या वो पर्सन 120 रुपये का तेल ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अगर नहीं ले सकता है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती, गवर्नमेंट उस पर पैसा देती है। गवर्नमेंट अगर उस पर पैसा देती है तो समहाउ गवर्नमेंट के जेब से पैसा गया। तो गवर्नमेंट कभी भी मुनाफे यानी कि सरप्लस पे नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट यानी कि घाटे में रहती है। कभी भी अगर आप देखो, इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ो तो वहाँ वर्ड आता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है सरकार का घाटा, तो उसमें क्या होगा, घाटा हो जाएगा। अब सेम चीज़ है, इंडिया में कंजम्पशन ज़्यादा है तो दिखती बात है करंट अकाउंट में गवर्नमेंट का क्या होगा, डेफिसिट होगा। क्यों? क्योंकि उनको इंपोर्ट पे जो है पैसा देना पड़ रहा है, बाद में उसको सब्सिडाइज करना पड़ रहा है। क्या बातें समझ आ गई? तो ये मेजर रोल है जो कि आपको आने चाहिए। इसी के साथ हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ख़त्म हो गया। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? इसी के साथ हमारे इन टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। बस मेन बात है टर्मिनोलॉजी जो कि पेपर में आएगा। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं आपका कॉल मनी रेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉल मनी पे जो आपने इंटरेस्ट रेट दिया उसी को क्या बोलते हो, कॉल मनी रेट। पर वहाँ ज़रूरी थोड़ी है कॉल मनी लिखा है, वहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सिस बैंक ने जो है डे टू डे बेसिस पे पैसा उठाया किस पे, आपके HDFC से, तो जो इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहा है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे घुमाएंगे तो उसे कहते हैं कॉल मनी रेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा फोकस करके आराम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी मेजॉरिटी ख़त्म करने की, ठीक है। उससे पहले आपने मेरे को 2-3 चीज़ों की जो है आपने आंसर करना है। सबसे पहली बात, आपको पता है इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर बात करो सबसे पुराना कौन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में फॉर्मेशन हुआ। चाहे बॉम्बे की बात करो चाहे नेशनल की, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आपने मुझे बताना है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स किस फॉर्मेट में आता है। सेंसेक्स और निफ्टी सुना है आपने, तो आपने मुझे बताना है कि सेंसेक्स और निफ्टी में से कौन सा इंडेक्स जो है आपका जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, तो सेंसेक्स है, ठीक है। और सेंसेक्स में कितनी कंपनी है, तो ओवर 6000 कंपनीज है जो कि लिस्टेड है। बात करो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका इंडेक्स होता है निफ्टी। निफ्टी जो है आपकी 50 कंपनीज का लिस्टेड है, इसीलिए उसका नाम निफ्टी है। बातें समझ आ गई? तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, इसीलिए उसको कहते हैं निफ्टी। तो दिखती बात है, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, आप कहते हैं गोल्ड के रेट्स ऊपर नीचे जा रहे हो, सेंसेक्स और निफ्टी पे बेस्ड होता है। तो बेसिकली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनके जितने शेयर ऊपर नीचे जाएंगे उसी पे तो बेस्ड होगा कि आपकी जो है इन्फ्लेशन कितना होगा और डिफ्लेशन कितना होगा। क्या ऐसी टर्मिनोलॉजी पेपर में है, इन्फ्लेशन, सुपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन? वो आई गेस इकोनॉमिक्स में होगा पर फाइनेंस में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब कंटिन्यू